वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल विजन कैरियर क्लासेस। मौर्य वंश की अगली कड़ी में हम बात करते हैं बिंदुसार की। इसके पहले हमने चंद्रगुप्त के बारे में बात कर ली है और जो उनसे संबंधित जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम लगभग देख चुके हैं। अब बात करते हैं बिंदुसार की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र या उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार बने। ये मगध के सम्राट बने। इनका शासनकाल 298 BC से 272 BC तक रहा। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। और अगर चाणक्य की बात करें तो जैसा कि हमको पता है कि चाणक्य जो रहे वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री रहे, तो चाणक्य बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री रहे। हालांकि बाद में वे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए और उन्होंने अपना पद त्याग दिया। बिंदुसार के संबंध में एक क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार का जो नाम है कहाँ से लिया गया है। तो बिंदुसार का जो नाम बिंदुसार है ये पुराणों से लिया गया है। इनके संबंध में एक और क्वेश्चन आता है कि अमितघात किसकी उपाधि है। अमितघात का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। अमितघात जो है यह एक संस्कृत का शब्द है जहाँ पे इसे अमित घट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शत्रुनाशक या फिर शत्रु विनाशक। और संभवतः इस उपाधि की बात करें तो विदेशी काफी ऐसे लेखक रहे, विदेशी लेखक जिन्होंने इसे अमित घात की जगह अमित कोर्स कहा। और संभवतः यह उपाधि इनको दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतने हेतु मिली थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो इनके जो पिताजी रहे चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने नॉर्थ इंडिया को पूरा जीत लिया था। तो संभवतः इनको जो उपाधि मिली अमितघात की या अमित घट या अमित कोर्स की वो जो है इन्हें इसीलिए दी गई क्योंकि इन्होंने संभवतः दक्षिण भारतीय राज्यों को जीता था। ऐसा कई जैन ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार अथवा वारिसार कहा गया है। यानी कि वायु पुराण में इनके दो नाम का उल्लेख है। एक तो भद्रसार के नाम से उल्लेख है और दूसरा वारिसार के नाम से उल्लेख है। और एक और क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है कि नाम क्या है उसका जहाँ पे इनको सिंहसेन कहा गया है, तो उसका नाम है राजवली कथे। राजवली कथे एक जैन धर्म है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका नाम लिख के दे देंगे। और वह उस जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। किसको? बिंदुसार को कहा गया है। अब आइए आगे बात करते हैं धर्म या संप्रदाय के बारे में। तो धर्म अथवा संप्रदाय के संबंध में अगर बात की जाए तो मौर्य वंश काफ़ी रोचक वंश रहा है। जैसा कि हमको पता था, हमने पहले ही बात कर ली है कि सबसे पहले इनके जो पिता रहे चंद्रगुप्त मौर्य वह अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्मानुयायी हो गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगले जो रहे बिंदुसार, जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। और आजीवक क्या है? एक संप्रदाय, एक पंथ है। और इनके कई बार क्वेश्चन आता है कि आजीवक संप्रदाय का फाउंडर कौन है। तो आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मखलीपुत्र गोसाल। इस नाम को याद कर लीजिए, मखलीपुत्र गोसाल ये फाउंडर हैं आजीवक संप्रदाय के। इसके बाद एक और बात करेंगे, आप जब थर्ड देखोगे इनके बाद जो इनका बेटा होगा अशोक के बारे में सबको पता है कि अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और काफ़ी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इनके संबंध में एक और क्वेश्चन आता है, बोला जाता है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसे सन ऑफ ग्रेट फादर या फिर फादर ऑफ ग्रेट सन कहा जाता है। तो बिंदुसार को सन ऑफ ग्रेट फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पिता काफ़ी महान थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों महान थे? वह मौर्य वंश के संस्थापक भी रहे हैं, इसके साथ साथ वह पराक्रमी और फेमस योद्धा भी रहे। एक और जो दूसरी हमने बात की कि फादर ऑफ ग्रेट सन किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ ग्रेट सन भी बिंदुसार को ही कहा जाता है। क्योंकि मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ही महान या बहुत ही फेमस राजा रहे। अशोक के बारे में सबको पता है कि मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट जो रहे वो अशोक रहे और अशोक के पिता बिंदुसार थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रेट सन भी कहा जाता है। और अगर अशोक की बात कर लें तो न केवल मौर्य वंश बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास के सबसे महानतम सम्राटों में अशोक का नाम आता है। इसीलिए अशोक को हम लोग, उनका नाम जो रखा गया है वह अशोक महान या अशोक द ग्रेट रखा गया है। अब आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं कि और कितने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वह हमें बिंदुसार के बारे में मिल सकते हैं। पड़ोसी अथवा विदेशी राजाओं से भी इनके संबंध काफ़ी मित्रतापूर्ण रहे। और सीरिया के एक राजा थे एंटियोकस, इन्होंने अपना एक राजदूत यानी एम्बेसडर जिसका नाम डायमेकस था उनको बिंदुसार के दरबार में भेजा। डायमेकस के संबंध में एक प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी जो कहा जाता है वो डायमेकस को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं बिंदुसार की विजय के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्र को जीता। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो कुछ जैन ग्रंथों अथवा पुस्तकों में ऐसा वर्णन है कि इन्होंने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्र जीते, परंतु कुछ विद्वानों में इनमें मतभेद है। मतभेद दो कारणों से है। पहला कारण यह है कि सब कोई भी प्रमाणिक ज्ञान उपलब्ध नहीं है, कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि इन्होंने दक्षिण भारतीय क्षेत्र जीते। दूसरी बात,
इनके समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया और उसने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अब तक्षशिला का विद्रोह क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है जहां पूछता है कि किसने इन्हें बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो तारानाथ एक विद्वान है, बौद्ध विद्वान है, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बिंदुसार के बारे में, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्षशिला के विद्रोह के बारे में बात करें तो तक्षशिला का जो विद्रोह रहा वह बिंदुसार के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण रहा और इसके ही कारण आगे चल के अशोक जो है वह सम्राट बने। कैसे बने हम आगे चल के बताते हैं आपको। तक्षशिला के बारे में क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए, तो 2 विद्रोह हुए और उनका दमन करने के लिए सबसे पहले सम्राट बिंदुसार ने अशोक को भेजा। एक और प्रश्न आता है कि जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उसके दमन के लिए अशोक को भेजा गया, उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल या कहाँ का गवर्नर था। तो उस समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल या गवर्नर था। अशोक जब वहां पहुंचा तो वहां की जनता ने अशोक से कहा कि न वह सम्राट बिंदुसार के खिलाफ हैं और न ही वह कुमार अशोक के खिलाफ हैं, बल्कि वह उनके भ्रष्ट और दुष्ट मंत्रियों के खिलाफ है। ऐसा कहते हुए वहां की जनता ने बिना कोई फर्दर विद्रोह आगे किए उसे समाप्त कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद पुनः विद्रोह आरंभ हुआ। तब तक महाराज बिंदुसार जो थे वह सुसीम को युवराज घोषित कर चुके थे, यानी कि वो बता चुके थे कि अगला जो राजा होगा वह सुसीम यानी उनका बड़ा पुत्र सुसीम ही होगा। जब दोबारा विद्रोह हुआ दूसरी बार तो बिंदुसार, सम्राट बिंदुसार के महामाते थे जिनका नाम राधागुप्त है, और उन्होंने क्या किया, उनके कहने पे महाराज बिंदुसार ने सुसीम को तक्षशिला भेज दिया और सुसीम यानी युवराज सुसीम को तक्षशिला भेजने का जो निर्णय रहा इसने आगे चल के पूरे मौर्य वंश का इतिहास ही बदल दिया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कुमार अशोक जो है वो मगध का अगला सम्राट बना। और इसके बारे में, इस घटना के बारे में हम विस्तार से आगे वर्णन करेंगे जब हम बताएंगे कि सम्राट अशोक किस तरीके से राजा बने। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आता है जहां पूछता है कि मौर्य वंश में या इनके समय में प्रांतों के राजकुमार को मौर्य वंश में क्या कहते थे, उन्हें कुमार अथवा आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहते थे। यानी कि मौर्य वंश में जो प्रांतों के राजकुमार होते थे उन्हें क्या कहते थे, कुमार कहते थे या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे। एक और क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज के संबंध में कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक यानी बुक क्या है, इंडिका है। और मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उन्होंने उसमें एक शब्द का वर्णन किया है जिसे कहते हैं एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई क्या कहते हैं, एग्रोनोमाई का मतलब होता है सड़क निर्माण अधिकारी, यानी जो सड़क बनाने वाला अधिकारी होता है उसे मेगास्थनीज ने कहा है कि मौर्य वंश में उन्हें एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य वंश संबंधित एक और प्रश्न आता है जहाँ पे कहता है कि धार्मिक अनुष्ठान के मंत्री को मौर्य वंश में क्या कहते थे, तो धार्मिक अनुष्ठान के मंत्री को मौर्य वंश में पुरोहित कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश में जनपद से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, तो मौर्य वंश में जनपद से प्राप्त आय को राष्ट्र कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मौर्य की जो शासन व्यवस्था थी, यानी मौर्य वंश की शासन व्यवस्था में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या थी, वह ग्राम थी। और आज के समय में भी पंचायती राज सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, गांव यानी कि ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसाधारण यानी कि आम जनता की भाषा क्या थी, तो मौर्य वंश में जनसाधारण की भाषा कौन सी थी, पाली भाषा जो थी वह मौर्य वंश में जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलित मुद्रा के बारे में कि मौर्य वंश में सबसे प्रचलित मुद्रा या प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, तो उसका नाम है पण। पण जो थी वह मौर्य वंश में सबसे प्रचलित मुद्रा थी। शिक्षा के केंद्र की बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में कि मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो रहा वह तक्षशिला रहा। तक्षशिला के बारे में हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं जहां पे हमने बताया था तक्षशिला के विद्रोह के बारे में। मौर्य वंश के अपने दूसरे वीडियो में सम्राट बिंदुसार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग। इसके पहले हमने सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में वीडियो बनाया था और वो हमारा पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वह सम्राट अशोक के ऊपर बनाएंगे, उसमें तमाम सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के साथ साथ संपूर्ण भारतीय इतिहास के सबसे महानतम सम्राट रहे हैं। उनके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो उन पर जो वीडियो बनेगी वो 2 या से 3 वीडियो में बनेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जो है वह काफ़ी यूजफुल, काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।